हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पत्राचार की कड़ी में आज हम एक और पत्र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने सरकारी पत्र समझ लिया, पढ़ लिया, फिर हमने अर्ध सरकारी पत्र समझ लिया, कार्यालय आदेश को भी हमने समझ लिया। एक प्रश्न जो इनसे अलग आता है उसको हम कहते हैं सारणी रूप में सार लेखन, जो कि 15 अंकों का होता है और काफ़ी आसानी से थोड़े से प्रयास में हम 15 में 12-13 नंबर तक भी प्राप्त कर सकते हैं। वो पत्र होता है, सारणी लेखन का पत्र होता है जो क्वेश्चन नंबर 2 के स्थान पे आता है। पत्र का सारणी रूप में सार लेखन इसी नाम से आता है और उसमें किसी शासकीय पत्र का सारणी रूप में सार लेखन किया जाता है। इतना ही करना होता है उसमें और वो 15 नंबर आपको दे सकता है। तो हम आज उसी पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने सरकारी पत्र पढ़ लिया है और सरकारी पत्र का ही सार लेखन आता है। तो हम आज सार लेखन को भी ख़त्म कर लेते हैं ताकि फिर हम अन्य पत्रों को देखें आगे। तो शासकीय पत्र का हमने जो प्रारूप देखा था, उदाहरण देखा था, उसी के अनुरूप ये उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा है और इसी को हम सारणी रूप में बदल करके देखते हैं कैसे सारणी रूप में सार लेखन किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि ये सरकारी पत्र है और सरकारी पत्र का ही सार लेखन पूछा जाता है, तो हम इसको देखते हैं और उससे पहले इसको हम सारणी रूप में बनाने से पहले समझ लेते हैं कि सारणी रूप लेखन होता क्या है। दोस्तों, जैसे किसी भी विभाग में या कार्यालय में वर्ष भर में बहुत से पत्र आते हैं और जाते हैं, ठीक है। तो इन पत्रों की संख्या बहुत लंबी हो जाती है और उनका रख रखाव बहुत ही दुष्कर कार्य माना जाता है। पत्रों का क्रम से रखना, पत्रों को सुरक्षित रखना, ये एक बहुत बड़ा काम माना जाता है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रम और शक्ति का ह्रास होता है। इसलिए सरकारी कार्यालयों में एक ये सारणी लेखन के रूप में सार लेखन की प्रक्रिया चलती है, ताकि पत्रों को कम समय में, कम श्रम और मेहनत में आसानी से सुरक्षित किया जा सके। उसके लिए क्या किया जाता है कि एक बड़ा रजिस्टर लिया जाता है। उस रजिस्टर में उन पत्रों का सारणी रूप में सार लेखन कर लिया जाता है। वो इसलिए कर लिया जाता है कि अगर मान लीजिए एक कार्यालय से 1000 पत्र साल भर में अगर निर्गत होते हैं, 1000 से ज़्यादा ही होते होंगे, क्योंकि जैसे लोक सेवा आयोग है, सचिवालय है, इन सब में बहुत अधिक पत्र निर्गत होते हैं और प्राप्त भी होते हैं। ऐसे में क्या किया जाता है कि हम सारे पत्रों को सुरक्षित नहीं रख सकते। अगर उनको रखेंगे तो हमें पत्रों को रखने सहेजने के लिए बहुत बड़े स्थान की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। तो और फिर उन पत्रों की हमें उतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें बस ये जानना है कि ये पत्र यहाँ से आया था। इसके लिए क्या किया जाता है कि एक बड़े से रजिस्टर में जितने भी पत्र आए हुए होते हैं उन पत्रों का सार लेखन कर लिया जाता है। सार लेखन में क्या किया जाता है, पत्रों का क्रमांक लिख लिया जाता है, पत्रों में दिनांक का स्थान लिख लिया जाता है, प्रेषक और प्रेषिती का नाम लिख लिया जाता है और क्या विषय उसमें शामिल था या किस विषय पे, जैसे हम पत्र पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है विषय। उसी तरह से हम सारणी लेखन में या सारणी रूप में जब सार लेखन करते हैं तो पत्र का महत्वपूर्ण जो विषय होता है उसे हम लिख लेते हैं और उस विषय वस्तु को लिखने के बाद हम उस पत्र को बड़ी सी अलमारी में सुरक्षित रख लिया जाता है, ताकि जब ज़रूरत पड़ती है तो केवल उस रजिस्टर को निकाल करके ही हम समझ जाते हैं कि कौन सा पत्र किस डेट पर जारी किया गया और कौन सा प्राप्त किया गया। बाकी जो पत्र आया था उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं और रखा होता है और बार बार आप उसको ढूंढेंगे। इससे बढ़िया है कि आप उस रजिस्टर को देख लें और कम समय में ही आप उसके मूलभूत विषय को, भेजने वाले को, प्राप्त करने वाले को, दिनांक को समझ लेंगे और कम समय में ही आपका कार्य जो है सुगम रूप से हो जाएगा। इस वजह से इस श्रम साध्य काम को छोड़ करके, यानी पत्रों के रख रखाव को अलग करके एक रजिस्टर तैयार कर लिया जाता है और हर साल के एक रजिस्टर पे पूरा सारणी लेखन कर लिया जाता है पत्रों का, ताकि कम समय में ही हम उसको समझ सकें। इसीलिए हम इसको देखते हैं कैसे जो है सार लेखन किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं सारणी लेखन क्यों किया था, ये हम समझ लिए, और कैसे किया था अब इसको भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये पत्र है, एक सरकारी पत्र है, इसका सार लेखन कैसे करना है सारणी रूप में, इसको हम देखते हैं। पत्र भेजा गया है प्रेषक अवस सचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है।
ये उत्तर प्रदेश लखनऊ के शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। सेवा में किसे भेजा गया है ये पत्र? शिक्षा निदेशक उच्चतर शिक्षा प्रयागराज, ये उच्चतर शिक्षा के शिक्षा निदेशक को भेजा गया है। ठीक है, ये लखनऊ से भेजा गया 10 सितंबर 2020 को। विषय क्या है पत्र का? अनुमोदित अध्यापकों के अस्थायीकरण के संबंध में, अर्थात जो लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित हैं अध्यापक, उनके जो अस्थायी रूप में अभी कार्यरत है उनके अस्थायीकरण की बात करने के लिए पत्र लिखा गया है। क्या कहा गया है इसमें? महोदय, मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्यरत अध्यापक जो 3 वर्ष से अधिक समय से पढ़ा रहे हैं उन्हें अविलंब अस्थायी नियुक्ति दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। भवदीय हस्ताक्षर अवसर सचिव, अर्थात इस पत्र में ये कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित लेकिन अस्थायी रूप से कार्यरत जो अध्यापक हैं महाविद्यालयों में, राजकीय महाविद्यालयों में, अगर उन्हें अध्यापन कार्य करते हुए 3 वर्ष से अधिक समय हो गया तो अब उनके अस्थायीकरण यानी कि अस्थायी नियुक्ति की बात की जा रही है। इसलिए ये पत्र जो है शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा शिक्षा निदेशक उच्चतर शिक्षा को भेजा गया है, ताकि इन अध्यापकों को जो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं उन्हें अब अस्थायी नियुक्ति प्रदान की जाए। यही पत्र है। अब इसको हमें सारणी रूप में लिखना है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं ये देखते हैं हम। यहाँ पे हम देखते हैं सारणी लेखन में 6 जो है कॉलम होते हैं। इसको हम यहाँ से हटा ले। सारणी लेखन में 6 कॉलम माने जाते हैं। ठीक है, हम इस तरह से स्केल और पेंसिल से 6 कॉलम बनाएंगे। चूँकि विषय वाला कॉलम जो है बड़ा होता है, विषय वाले कॉलम में बड़ा होता है, इसलिए हम उसको बड़ा करेंगे। क्रमांक संख्या छोटे में हो जाता है, इसलिए हम इसको छोटे में लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लिखना होता है? दिनांक और स्थान। तो यहाँ पे हम दिनांक और स्थान लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेषक और यहाँ पे लिखेंगे प्रेषिती। ठीक है, 1 2 3 4 5। एक खाना और बनाना होगा हमको। एक खाना हमें इधर और बनाना होगा। हम इसको ऐसे बना लेते हैं। अब इस पत्र को हम मिटा देते हैं, इसके बाद बनाने में सुविधाजनक होगा हमारे लिए। पत्र को हम समझ लिए हैं कि क्या करना है हमें। ठीक है, अब इसे हम वहाँ बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो नीचे की लाइनें हैं हम इसको तुरंत बंद न कर दें, क्योंकि अगर हम विषय लिखते हुए मान लीजिए हमारा यहाँ पूरा होता है विषय या और हमने यहाँ बंद कर दिया तो इसमें थोड़ा सा लिखने में कम जगह बचता है, इसलिए बढ़िया से नहीं लिख पाते हैं आप। तो अभी नीचे वाले लाइन को आप छोड़े रखेंगे ताकि अधिक जहाँ हमारा पत्र पूरा हो जाएगा विषय लिखने के बाद वहाँ पे हम जो है इसको अंडरलाइन कर देंगे। अगर आप शुरू में ही पूरा ये बना लेंगे कॉलम तो आपको परेशानी होगी यहाँ पे विषय और आशय लिखने में, इसलिए अभी इसको नीचे छोड़े रहिए और लास्ट में जब आपका पूरा हो जाए तो आप बना सकते हैं। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले देखें हम क्रमांक लिखना है। ये जो है क्रमांक होगा। ठीक है, क्रमांक के बाद क्या होगा? पत्रांक या पत्र संख्या। ठीक है,
कोई एक लिखेंगे, या तो पत्रांक लिखेंगे या तो पत्र संख्या लिखेंगे हम। इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिनांक व स्थान की जगह पे हम दिनांक व स्थान, दिनांक व स्थान लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले कॉलम में क्या लिखेंगे हम, प्रेषक, इसके बाद प्रेषिती, इसके बाद विषय वस्तु। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे विषय वस्तु। अब हम देखते हैं, अब एक एक करके हमारे 6 कॉलम तैयार हो गए। पहला है क्रमांक, दूसरा है पत्रांक, तीसरा दिनांक एवं स्थान, प्रेषक, प्रेषिती एवं विषय वस्तु। ये हमारे 6 कॉलम हो गए। अब इन 6 कॉलमों में इस पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना है। तो जैसे हमारे पत्र का क्रमांक क्या है, हमने देखा ये क्रमांक है। अब इस क्रमांक को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4403/20/20। आप अगर वहाँ पूरा स्पेस ले लेंगे तो लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। हमने थोड़ा स्पेस कम लिया इसलिए, अगर आप ऊपर नीचे लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप यहाँ पे पत्र संख्या सही सही भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ पे हम क्रमांक भरेंगे। तो क्रमांक मतलब 1, यानी कि एक पत्र का, जैसे यहाँ पे क्रमांक मतलब क्या, जैसे कि कई पत्र आते हैं आयोग में, तो उन एक ही पेज में कई पत्रों का सारणी लेखन कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पत्र है, तो हम क्रमांक क्या डालेंगे, 1। पत्र संख्या यहाँ क्या डालेंगे हम, ये जो पत्र संख्या दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने पत्र संख्या यहाँ डाल लिया। स्थान दिनांक, अब जो स्थान दिनांक पत्र में दिया होता है वो स्थान दिनांक आप डालेंगे। मान लीजिए हमारे पत्र में दिया था 10 सितंबर 2020 और स्थान क्या था, लखनऊ। ठीक है, ये 10 सितंबर 2020 दिया गया था। आपके पत्र में परीक्षा में जो भी दिया जाए वो डेट हम यहाँ पर डालेंगे और स्थान जो दिया रहेगा उसको हम भरेंगे यहाँ पे। प्रेषक हमारा कौन है, यानी जो पत्र भेज रहा है कौन है। यहाँ पे प्रेषक को हम पूरा लिखेंगे सचिव, जैसे यहाँ लिखा है उसी तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे। सचिव कामा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे हम फुल स्टॉप देंगे, अर्थात यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ प्रेषक में सचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ लिखा है, ठीक हम वैसे ही लिख देंगे, उत्तर प्रदेश शासन सचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। इसके बाद प्रेषिती में सेवा में जिसको ले, यहाँ पे हमें सेवा में नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, बस प्रेषिती का नाम और पता, पद नाम लिखना है उनका। तो कौन है ये, शिक्षा निदेशक हैं। उच्चतर शिक्षा, ठीक है, उच्चतर शिक्षा प्रयागराज। ये हमारा क्या हो गया, प्रेषिती हो गया। हमने देखा यहाँ पे क्रमांक हो गया, ये पत्रांक हो गया, दिनांक का स्थान हो गया, यहाँ पे प्रेषक और प्रेषिती। अब हमारा 6वां कॉलम क्या है, विषय वस्तु का, यानी किस विषय के संदर्भ में ये सरकारी पत्र लिखा गया था, हमें इसी का उल्लेख करना है। विषय वस्तु के संदर्भ में हमें क्या उल्लेख करना है, यहीं पे हमें ध्यान देने वाली बात क्या है। विषय वस्तु में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी विषय उस पत्र में लिखा गया है, केवल हम विषय को नहीं उतार देंगे। जो विषय हमारा पत्र में लिखा गया था हम केवल उसे उतार के नहीं छोड़ देंगे, हम उस पत्र को, हमें विषय नहीं लिखना, हमें यहाँ क्या लिखना है,
जैसे विषय लिखा होता है कि अभी विषय हमने देखा कि अस्थायी आयोग द्वारा अनुमोदित अस्थायी अध्यापकों के अस्थायीकरण के संबंध में, इतना ही लिखा था हमारे विषय में, पत्र में। लेकिन हम इतना लिखेंगे तो ये सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें विषय नहीं लिखना है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सारणी रूप में सार लेखन करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या करना है, उस पत्र का सार लेखन करना है। केवल विषय का उल्लेख कर देने से नहीं काम चलेगा, वहाँ पे संक्षिप्त में उस पूरे पत्र का जो मूल निचोड़ है, मूल जो सार है उसका, हमें उसको लिखना है यहाँ पे। तो हम सार लेखन में क्या करेंगे, जैसे हमारा विषय था कि लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित विभिन्न महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्यरत 3 वर्ष से अधिक समय व्यतीत करने वाले अध्यापकों के अस्थायीकरण के संबंध में ये पत्र लिखा गया था। तो यहाँ पे हम उस विषय वस्तु को संक्षेप में कैसे लिखेंगे, इसी पे हमें थोड़ा सा अपने अभ्यास करने की ज़रूरत है। क्योंकि इधर अभ्यास में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो बस हमें उठा करके जो पत्र में लिखा है उसको यहाँ पे रख देना है। लेकिन विषय वस्तु जब हम लिखेंगे तो उसके विषय वस्तु को लिखने के लिए थोड़ा सा हमें अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही हम विषय वस्तु नहीं लिख देंगे उठा के, थोड़ा अभ्यास करेंगे तब जाके हम उसका सार लेखन, जैसे हिंदी गद्यांश में भी आता है कि सार लेखन या भावार्थ है आशय, तो उसमें भी अभ्यास की जरूरत पड़ती है संक्षेपण में। ठीक वैसे ही यहाँ हमें थोड़ा सा अभ्यास करना होगा कि हम उसको सार लेखन उस संक्षिप्त में कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, हमारा लिखा हुआ था उसमें कि लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित, अर्थात इनका अनुमोदन कौन किया था, लोक सेवा आयोग ने। लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित महाविद्यालयों में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित महाविद्यालयों में कार्यरत अस्थायी अध्यापकों का अस्थायीकरण किए जाने के संबंध में। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखिए हमारा पत्र का जो पूरा मूल रूप था उसमें कहा गया था कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित अस्थायी रूप से विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत वे अध्यापक जो 3 वर्ष से अधिक समय से अध्यापन कार्य कर रहे हैं, उनके अस्थायीकरण हेतु पत्र लिखा गया था। तो इसको संक्षेप में लिखने के लिए हमने क्या किया, लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित महाविद्यालयों में, लोक सेवा आयोग द्वारा महाविद्यालयों में कार्यरत अस्थायी अध्यापकों का अस्थायीकरण किए जाने के संबंध में ये पत्र था। अब इतना लिखने के बाद हमें ये नहीं लिखना है कि 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत, या फिर ये भी नहीं लिखना है कि अविलंब सुनिश्चित कार्रवाई करें। हमें बस ये लिखना है कि पत्र था किसके लिए। तो बस हमें यही दिखाना था कि विभिन्न जो महाविद्यालय हैं उनमें अस्थायी रूप से कार्यरत जो शिक्षक हैं और लोक सेवा द्वारा अनुमोदित हैं, उनके अस्थायीकरण किए जाने के संबंध में। तो हमें थोड़ा सा इस पर प्रयास करना होगा ताकि हम कम से कम शब्दों में पूरे पत्र, मान लीजिए छोटा सा पत्र था, अब ये पत्र अगर बड़े में होगा तो हमारा ये मत आप ध्यान दीजिए कि व्याख्या केवल 2 लाइनों में समाप्त, ये सार लेखन 2 लाइन में समाप्त हो जाएगा। ये सार लेखन आपका यहाँ तक भी आ सकता है, 4-5 लाइनों में भी आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना बड़ा पत्र होगा तो सार लेखन उसके अनुपात में ही होगा, इसलिए इस पर थोड़ा सा हम अभ्यास कर लें। बाकी इनमें कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है, तो आप तुरंत आप जब भी आएगा आप भर लेंगे और इसमें थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो इसमें आप अच्छा खासा 15 में 12-13 नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। और काफ़ी हमारे लिए जो है हमें
पास होने के लिए और नियुक्त होने के लिए काफ़ी लाभदायक मार्क देता है। और इसमें हमें थोड़ा सा बस थोड़े से मतलब कि अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे मान लीजिए कोई पत्र हो, जैसे अगर लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा में ये पूछा जाता है कि एक पत्र सरकारी पत्र दिया गया रहेगा पेपर में आपके, और दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना होगा, तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए लिख दिया आयोग ने या प्रश्न परीक्षा में लिखा पेपर आप में आ जाता है कि एक शासकीय पत्र का प्रारूप लिख करके उसका सारणी रूप में सार लेखन लिखिए। अब यहाँ पे हमारा दोहरा काम हो जाएगा, एक हमें पत्र का प्रारूप भी तैयार करना होगा, प्रारूप नहीं तैयार, पूरा एक उदाहरण तैयार करना होगा, काल्पनिक एक पत्र हमें लिखना होगा, उसको हमें उसका सार लेखन करना होगा हमें सारणी रूप में। तो ये पत्र थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन कुछ कठिनाई की बात नहीं है। हमने जो हमने शासकीय पत्र के समय पढ़ा है, हम तुरंत एक पत्र बना लेंगे और उस पत्र को बना करके अपने हिसाब से संक्षिप्त पत्र बना के हम भर सकते हैं, इसको सारणी रूप में सार लेखन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात और ध्यान देने वाली, मान लीजिए कि पत्र में ये अगर आयोग द्वारा कोई पत्र दिया गया है आपके पेपर में, तो अगर उस पत्र में मान लीजिए कि यहाँ पे संख्या नहीं लिखी गई है, ठीक है, संख्या जो है छोड़ दी गई है, अगर पत्र में संख्या छोड़ दी गई है तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे छोड़ नहीं देना होगा, इसको हमें ऐसे करके कोष्ठक लगा करके डॉट 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 करके तब छोड़ना होगा। यूं ही हम खाली नहीं छोड़ देंगे। क्या करेंगे, हम हमारे पेपर में हमारे सरकार जो पत्र दिया रहेगा परीक्षा में, उसमें अगर कोई भी अंक खाली है, कोई भी अगर जो है खाली दिया रहा, जैसे संख्या की जगह पर डॉट डॉट कर दिया जाए या दिनांक स्थान की जगह पर डॉट डॉट कर दिया जाए, तो हम वहाँ क्या करेंगे, हम वहाँ कोष्ठ लगा करके डॉट 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 करेंगे, केवल ऐसे खाली नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें ध्यान देना है कि जहाँ हमारा पत्र यहाँ पे सार लेखन खत्म हुआ, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप लगाने के बाद यहाँ से हम जो है इसको हम मिला देंगे, ये हमारा पत्र तैयार हो गया, सारणी लेखन में सार रूप तैयार हो गया। अगर हम पहले मिला देते हैं और हमें यहाँ तक लिखना है तो फिर उसमें कट पेस्ट करना होगा, इधर उधर करना होगा, तो फिर देखने में अच्छा स्वच्छ कापी आपकी नज़र नहीं आएगी। इसलिए नीचे वाली जो लाइन है इसे आप लास्ट में मिलाइएगा जब पूरी तरह से आप पत्र अपना सारणी लेखन कर लीजिएगा। तो ये काफ़ी आसान है और थोड़े से प्रयास में हम बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आप थोड़े से अभ्यास में विषय वस्तु सार लेखन करने के लिए थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो आप बेहतर ढंग से उसका सार लेखन कर सकते हैं और इसमें अच्छे नंबर प्राप्त किया जा सकता है। तो ठीक है, अगले पत्र में मिलते हैं, अगले क्लास में अगले पत्र को लेकर हम आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।